लैटिस एनर्जी डेफिनेशन लिखाई होगी। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज, लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज, लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज 788 किलो जूल पर मोल, 788 किलो जूल पर मोल, 788 किलो जूल पर मोल। दिस मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट 788 किलो जूल ऑफ एनर्जी, 788 किलो जूल ऑफ एनर्जी is required to separate 1 mole of, is required to separate 1 mole of 1 mole of solid NaCl, 1 mole of solid NaCl into solid NaCl into 1 mole of sodium ion, 1 mole of sodium ion ब्रैकेट में लेंगे Na प्लस गैस, Na प्लस गैस and 1 mole of chloride ion, 1 mole of chloride ion Cl minus gas to an infinite distance, to an infinite distance। तो NaCl के 1 मोल, NaCl है, ये सॉलिड है, ये इसका 1 मोल है। अब 1 मोल को सोडियम आयन इसके तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए, किसमें? 1 मोल सोडियम आयन में गैस और 1 मोल क्लोराइड आयन गैस में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी? 788 किलो जूल। तो तोड़ने 1 मोल सॉलिड NaCl को तोड़ने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है, किसमें? आयन में। अब कितनी दूर ले जाएंगे अलग करने में? इनफाइनाइट डिस्टेंस, इतनी दूर अलग कर देंगे, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएं, है दूर चले जाएं, तो जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। वो कहलाती है लैटिस एनर्जी, कहलाती है जाकर, उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब एक पॉइंट ये हेडिंग डाल लेंगे अब, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी। हेडिंग डालेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी। पहले एक पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद फैक्टर पढ़ेंगे। लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ लैटिस एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ लैटिस एनर्जी involves, process of latent energy involves both the attractive forces, involve both the attractive forces, both the attractive forces between ions of opposite charges, attractive forces between ions of opposite charges, ions of opposite charges and the repulsive forces, and the repulsive forces between the ions of like charges, between the ions of like charge, between the ions of like charge। The solid crystal, the solid crystal being three-dimensional, the solid crystal being three-dimensional, being three-dimensional, three-dimensional
कॉमन लेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, being three dimensional, it is not possible to calculate, not possible to calculate lattice enthalpy, not possible to calculate lattice enthalpy directly from lattice enthalpy directly from the lattice enthalpy directly from the interaction of forces of interaction of forces of attraction and repulsion only, interaction of forces of attraction and repulsion only, interaction of forces of attraction and repulsion only. तो लैटिस एनर्जी जो है इसमें दोनों फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी, चूंकि अपोजिट चार्ज भी हैं, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अगर सेम चार्ज प्लस प्लस या सोडियम आयन प्लस प्लस या माइनस माइनस तो रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में लैटिस एनर्जी वाली जो प्रोसेस है इसमें दोनों फोर्स लगते हैं। अब चूंकि सॉलिड जो है आयनिक सॉलिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए इन फोर्सेस लैटिस एनर्जी को डायरेक्ट मेजर करना बहुत मुश्किल काम है। इन फोर्सेस से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो फोर्स लग रहे हैं, इन फोर्सेस से लैटिस एनर्जी को डायरेक्ट मेजर करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है लैटिस एनर्जी डायरेक्ट मेजर करना। तो कैसे मेजर किया जाता है, तो लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, since it is impossible to determine lattice enthalpies directly by experiment, lattice enthalpies directly by experiment, lattice enthalpy directly by experiment, lattice enthalpy directly by experiment, but we use an indirect method, where we construct an enthalpy diagram, indirect method where we construct an enthalpy diagram, called Born-Haber cycle, तो एक बात तो सवाल यही पूछा गया कि लैटिस एनर्जी को किस मेथड से डिटरमाइन किया जाता है, तो बोर्न-हाइबर साइकिल, उसमें ऑप्शन यही दिया था, बोर्न-हाइबर साइकिल। तो ये साइकिल भी हम यहीं पढ़ लेंगे क्योंकि यार अगले थर्मोडायनामिक चैप्टर में हालांकि दिया है, लेकिन यहीं पर चूंकि इसका जिक्र आ गया तो इसको हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बोर्न-हाइबर साइकिल, बोर्न-हाइबर साइकिल। ये दिया थर्मोडायनामिक वाली चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन यहीं पे पढ़ा देते हैं आपको, बोर्न-हाइबर साइकिल। तो यहाँ पहले हम ले रहे हैं NaCl ले रहे हैं सॉलिड, एग्जाम्पल तौर पे NaCl ले रहे हैं हम सॉलिड, NaCl सॉलिड।
अच्छी बात। हम्म। हम्म। हाँ, ऊपर से दूसरा 495.6, 496 ले लिया यहाँ पे। 495.6। हाफ डेल्टा आई। तो ये पूरा जो साइकिल है ये कहलाता है बोर्न हैबर साइकिल। बोर्न हैबर साइकिल, बोर्न हैबर साइकिल पूरा साइकिल कहलाता है। तो देखिए, इसको लिख लिया। तो इन रिएक्शन में जो H है, ये H आगे हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। H का मतलब होता है एंथैल्पी। डेल्टा मतलब एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी मतलब हीट या एनर्जी। एनर्जी यानी एक रिएक्शन जब होगी तो एनर्जी में कितना चेंज आएगा या हीट में कितना चेंज आएगा, उसे कहते हैं एंथैल्पी। उसे एंथैल्पी कहते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है डेल्टा एफ का मतलब है फॉर्मेशन।
यानी NaCl के बनने में कितना एंथैल्पी चेंज होगा, उसे कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी जो हीट। अब ये NaCl कैसे बनेगा, सोडियम, सॉलिड सोडियम और क्लोरीन गैस, इन दोनों के मिलने से ही NaCl बनता है। तो बनने में जो है फॉर्मेशन में इतनी हीट, माइनस मतलब है इतनी हीट निकलती है। जब माइनस एंथैल्पी चेंज जब माइनस आ जाए इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी हीट निकलती। अब हमने जैसे नीचे तरफ दिखाया बनने में, अगर उल्टा कर दें इसको तो जितनी बनने में चाहिए होती उतनी इसको तोड़ने में चाहिए होगी, है उल्टा अगर कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये अभी बनने में तो निकलेगी और जब तोड़ने में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर तरफ ले जाएंगे। तो ये जैसे NaCl सॉलिड है, एंथैल्पी लैटिस एनर्जी क्या बताइए आपको कि सॉलिड आयनिक कंपाउंड को उसके आयनों, गैसियस आयन में तोड़ने में, एक मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को उसके गैसियस आयनों में तोड़ने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये तो खैर बनने, अब उल्टा करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको पहले सॉलिड में पहले ये तोड़ा गया, सोडियम और क्लोरीन में तोड़ दिया, अभी आयन नहीं बने, सिर्फ को सोडियम क्लोरीन में तोड़ दिया गया। तो ये इतनी, जब उल्टा कर देंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। उसके बाद अब सोडियम को, अभी ये सॉलिड है, सॉलिड से गैस, और सॉलिड से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। सॉलिड से सीधे गैस, आमतौर पे सॉलिड क्या होते हैं, आमतौर पे सॉलिड पहले मेल्ट करेगा, पिघलेगा, लिक्विड बदलेगा, फिर लिक्विड के बाद वेपर या गैस बदलता है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ सॉलिड से सीधे गैस बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। तो सोडियम को सब्लिमेशन किया गया, पहला स्टेप सोडियम का जो है सब्लिमेशन हो रहा, सॉलिड सोडियम गैस में बदल रहा, गैस में। और इसमें एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हीट करा जाएगा एनर्जी। तो कितनी हीट, ये एस, तो SUB का मतलब हो गया यहाँ पर सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी चेंज इन सब्लिमेशन में एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है, कितनी हीट जरूरत पड़ रही, 108.4 किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, सॉरी। तो ये हो गया। अब सोडियम, ये जो सॉलिड था अब गैस में आ गया, अब गैस में बदल गया, ये हो गया है पहला स्टेप हो गया। इसके बाद ये आयनाइजेशन, आई मतलब आयनाइजेशन, अब ये गैस में आ गया, अब इसको आयनाइज करना है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको, है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन। तो सोडियम या गैसियस में आ गया, गैसियस फॉर्म में आ गया, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो ये आयनाइजेशन आई मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी चेंज कितना आएगा। अब यहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए प्लस में आएगा, 495 पॉइंट कुछ होता है, ये लिखा हुआ यहाँ पर, कहाँ पर लिखा ये, तो वहाँ 496 लिख दी है, 496 हो गया जाकर करीब, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई है, या ये पहुँच गया। अब ये आयन बदल गया, ये आयन बदल गया, जाकर आयन में बदल गया। अब देखिए ये क्लोरीन है, अब क्लोरीन के क्या है, ये Cl2 है, तो दो ऐसे बॉन्ड बंधा हुआ है। अब ये इसको बॉन्ड को, क्लोरीन को अलग करना, तोड़ना, ये बॉन्ड तोड़ना है। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसलिए बॉन्ड लिखा हुआ है, बॉन्ड आधा मॉलिक्यूल है ना, ये आधा मोल है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, अब इतनी चाहिए होगी ये। अब ये क्लोरीन यहाँ मॉलिक्यूल था, अब अलग हो गया, एटम में आ गया, Cl बन गया, यहाँ Cl2 ये मॉलिक्यूल है और केवल Cl है, क्या है, एटम है, एटम आ गया, टूट गया, ये टूट गया, अलग अलग हो गए, एटम में आ गया जाकर आधा। तो ये क्लोरीन को यहाँ तोड़ा गया, डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन, यानी और इसके लिए क्या एनर्जी चाहिए है, आधा मॉलिक्यूल है, 121 इतना आ गया, ये इसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पर ये बॉन्ड लिखा हुआ, मतलब इस बॉन्ड, क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी। अब ये क्या हो गया, सोडियम आयन तो बनी गया, अब क्लोरीन जो है गैसियस फॉर्म में आ गया, एटम आ गया। अब इसको भी क्या करेंगे, आयन बदलेंगे, आयन में चेंज करेंगे। तो आयन में इलेक्ट्रॉन लेना है सही, तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा चुके हैं। द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब इलेक्ट्रॉन ने गेन करा दिया तो इतनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन के ना जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलीज होगी, इसलिए माइनस आया, रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक ये हो जाएगी अगर। अब इसके बाद ये पूरा, तो ये उसके बाद फिर ये दोनों आयन अब क्या हो गए, यहाँ से NaCl था, अब दोनों गैसियस फॉर्म में अलग हो गए, और अलग करने में ही जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी कहते हैं लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब इन सबको हमें ऐड करना है, जो एनर्जी है, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, लैटिस एनर्जी आ जाएगी जाकर। तो देखिए कितनी आई जाकर,
तो पांचवा स्टेप हो जाएगा लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम। तो लैटिस एंथैल्पी या एनर्जी, बात है कि एंथैल्पी कहें या एनर्जी कहें, ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, डेल्टा लैटिस लिखेंगे अब, लैटिस और H नॉट इक्वल टू, अब ये सब ऐड कर दिए विद साइन, साइन के साथ ऐड कर दिए जितनी एनर्जी है। देखिए ये तो नीचे तरफ हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी जाकर, तो 400 11.2 और फिर क्या है प्लस 108, फिर प्लस 496 कर दो भाई, प्लस 121 और फिर माइनस 348.6। देखो टोटल कितना आ रहा, तो वही आ जाएगा जो अभी बताई थी आपको, तकरीबन वही आ जाएगी जो सोडियम की लिखाई थी अभी, लैटिस H नॉट इक्वल टू प्लस में आएगी 788 किलो जूल पर मोल, ये आ जाएगा। तो ये तरीका है किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने का तरीका ही। तो ये बॉर्न हैवर साइकिल से डिटरमाइन किया थी, डायरेक्ट मेथड नहीं है इसका, कोई इनडायरेक्ट मेथड है ये इनडायरेक्ट मेथड है जिससे ये निकाली जाती है। अब अगला पॉइंट लिख लेंगे, ये तो लैटिस एनर्जी में चल रहा था, वैसे हमने हेडिंग लाई थी लैटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वो 2 फैक्टर हैं, वो लिख लेंगे यहाँ पर। अगला पॉइंट, लैटिस एंथैल्पी is affected by following 2 factors. Lattice enthalpy is affected by following 2 factors. Affected by following 2 factors. तो 2 फैक्टर हैं जिससे लैटिस एंथैल्पी अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। नंबर 1 है साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस। तो जो लैटिस एंथैल्पी या एनर्जी होती है, लैटिस एंथैल्पी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है साइज ऑफ आयंस, आयन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी साइज अगर छोटा होगा तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, बड़ी होगी जाकर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, अगर देखें साइज ऑफ पोटेशियम आयन 130 पिकोमीटर इज ग्रेटर देन साइज ऑफ सोडियम आयन 95 पिकोमीटर होता है। तो देयरफॉर डेल्टा लैटिस H पोटेशियम आयन की जो होती है वो होती है 681.4 किलो जूल पर मोल। ये लेस देन हो जाएगा डेल्टा लैटिस सोडियम H डेल्टा लैटिस
H सोडियम आयन, और इसकी निकाल चुके हैं, कितनी होती है 788 किलो जूल पर मोल। तो पोटेशियम आयन का साइज बड़ा है, और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज अगर बड़ा है तो ये कम हो जाएगी, अगर साइज छोटा होगा तो ये ज़्यादा होगी। इसलिए पोटेशियम आयन की जो लैटिस एंथैल्पी है वो 681.4 होती है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और सोडियम का साइज छोटा है, इसकी जैसे क्या होती है 788 होती है, 788 होती है। दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन आयंस, आयंस पर चार्ज। तो जो लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एंथैल्पी या एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन। आयन पर चार्ज का वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन फोर्स उतने बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स जब बढ़ जाएगा तो उसे तोड़ना जो है मुश्किल हो जाएगा, यानी लैटिस एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जाकर। लैटिस एनर्जी 7वां पॉइंट था। तो अगला पॉइंट लिख लेंगे अब, नेक्स्ट पॉइंट 8वां पॉइंट होगा अब। आयनिक कंपाउंड्स are soluble in ionic compounds are soluble in polar solvents, are soluble in polar solvents, soluble in polar solvent such as water, polar solvent such as water, but insoluble in non-polar solvents such as ether, benzene, chloroform, carbon tetrachloride CCl4 etc. अब चूंकि आयनिक कंपाउंड खुद पोलर हैं, भाई आयनिक कंपाउंड क्या होता है, पोलर, दो पोलर हैं, क्योंकि प्लस माइनस होता है, इस पर प्लस इस पर माइनस, तो ये खुद ही पोलर हैं, दो पोल बने हुए प्लस माइनस, तो ये खुद पोलर हैं, इसलिए क्या होंगे, पोलर में ही डिजॉल्व होंगे। देखिए सॉल्युबिलिटी के लिए क्या एक सेंटेंस आपको बताया था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये सेंटेंस होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सॉल्युबिलिटी लिए लाइक डिजॉल्व जो जैसा होता है वैसे में घुलता है, पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में घुलेगा, पोलर नॉन पोलर नहीं घुल पाएगा, पोलर पोलर में घुलेगा। वाटर भी पोलर है, क्योंकि वाटर में देखिए क्या होता है, H2O है, HO। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होती तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या अपनी तरफ खींच लेता है, और हाइड्रोजन कम होती तो यहाँ भी दो पोल बन गए, प्लस माइनस दो पोल बन गए वाटर में भी, तो वाटर भी पोलर है और आयनिक कंपाउंड भी पोलर है, इसलिए क्या होगा, पोलर पोलर में घुलेगा जाकर। तो इसके लिए तो सॉल्युबिलिटी के लिए सबसे अच्छा सेंटेंस होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वैसे में घुलता है, पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में घुलेगा, पोलर नॉन पोलर नहीं घुल पाएगा। कुछ एक्सेप्शन तो है ही केमिस्ट्री में, हर जगह एक्सेप्शन तो हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पे पोलर नॉन पोलर नहीं घुलेगा, ऐसे नॉन पोलर पोलर नहीं घुलेगा जाकर, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में घुल जाएंगे, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर वगैरह वगैरह में नहीं घुलेंगे जाकर।